Let's get to few questions regarding नीट 2025. आप खुद भी पॉज करके पहले सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये पूछा गया है कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा एस टी पी पे, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पे एस टी पी पे, जब आपको 1 लीटर प्रोपेन गैस का बर्न करना है ना. हम इक्वेशन बना देंगे, डिजायर इक्वेशन जो अपने पास है. सो वी हैव टू बर्न दिस प्रोपेन गैस, दैट इज C3H8. जब इसको जलाएंगे विल गेट 3 टाइम्स CO2 प्लस 4 टाइम्स H2O, राइट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे. अच्छा, इसको जलाने के बाद जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम काउंट करेंगे, सो वी हैव 4 एंड 3 टू 6 10. सो बेसिकली 5 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल प्रोपेन गैस को अगर जलाना है तो अपने को 5 मोल ऑक्सीजन का लगेगा. एंड सिमिलरली सवाल में ये पूछा गया है कि अगर इसका 1 लीटर आपको जलाना है, सो दिस इज वेरी सिंपल कि अगर आपको 1 मोल जलाना है तो 5 मोल ऑक्सीजन लग रहा है. सिमिलरली अगर आपको 22.4 लीटर जलाना है, जो एस पे होगा 1 मोल के बराबर, सो 1 मोल एस पे 22.4 लीटर के बराबर होगा 1 ATM पे, रिमेंबर दिस, और 1 बार पे 22.7 के बराबर हो जाएगा. सो अगर इसका 1 लीटर जलाना है, सो इसका अपने को 5 लीटर रिक्वायर्ड होगा. सो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज 5 लीटर्स. ओके. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये पूछा गया है कि कौन सा हेलाइड होगा विच इज़ इनर्ट टुवर्ड्स वाटर. सो बेसिकली आपको हाइड्रोलिसिस पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता. अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट में PCl5 गिवन है. सो PCl5 उतना स्टीरिकली क्राउडेड नहीं है, सो ये हाइड्रोलाइज कर सकता है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेसिकली H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा. SiCl4, इसका हाइड्रोलिसिस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, और बहुत अच्छा एसिड जो इससे जनरेट होगा वो आपका है SiOH4, दैट इज सैलिसिक एसिड. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सैलिसिक एसिड जो SiCl4 के हाइड्रोलिसिस के बाद जनरेट होगा. एंड इन केस ऑफ दिस BCl3, इट आल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड प्रोड्यूसेस बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3. तो ये जनरेट करेगा बोरिक एसिड को. ओके, एंड इसके बाद जो लास्ट वाला अपने पास गिवन है, दैट इज SF6. नाउ दिस SF6 इज बेसिकली स्टीरिकली क्राउडेड. SF6 ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से स्टीरिकल क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इट रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस. इट रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस एंड द रीजन इज स्टीरिक क्राउडिंग. सो ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग इसका हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, स्टीरिक क्राउडिंग होने की वजह से हाइड्रोलाइज नहीं करेगा. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो इस रिएक्शन में आपको ये पूछा गया है कि कौन सा सबस्टांस है जो ऑक्सीडाइज करेगा. सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे और सिंपली आप आंसर बता सकते हैं इसका. 2 टाइम्स HS, इट गिव्स 3 टाइम्स सल्फर प्लस 2 टाइम्स H2O. ओके, सो द सल्फर इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, ऑक्सीजन का -2 ही रहेगा, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आपको देखने को मिलेगा ना. ये सल्फर -4, सो बेसिकली एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गिवन है. सो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वेर अ सिंगल एलिमेंट दैट इज सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, राइट? सो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. सो SO2, ये वाला जो पोर्शन है SO2 वाला पोर्शन, क्योंकि +4 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन कर रहा है. सो इसका रिडक्शन देखने को मिलेगा. और ये जो H2S है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका है, ये -2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका ऑक्सीडाइज करेगा. सो दिस पोर्शन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज H2S. ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? ऑन बॉइलिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HBr, इथाइल फिनाइल ईथर. ओके, इथाइल फिनाइल ईथर गिवन है कुछ इस तरीके से. ईथर्स का रिएक्शन बेसिकली पूछा गया है. वी हैव दिस CH2 एंड CH3. ओके, इथाइल फिनाइल ईथर है, और इस इथाइल फिनाइल ईथर को ट्रीट किया जा रहा है HBr के साथ. नाउ SN2, सिंपली SN2 होगा. कोई भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रही हैं, कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन कार्बन देखने को नहीं मिल रहा है. सो SN2 फॉलो होगा, और जब SN2 फॉलो होगा तो हम बेसिकली यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद O के साथ में H पॉजिटिव जोड़ देंगे. सो दिस वे वी हैव OH प्लस अगले वाले पोर्शन के साथ Br. सो वी हैव CH3, CH2 एंड Br. सो वी गेट ethyl bromide and phenol. So the final product are ethyl bromide and phenol. Option 1 is correct. Okay.
इसमें पूछा गया है कि कौन सा एग्जाम्पल होगा जो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज HgCl2 विच इज लीनियर, राइट, एंड C2H2 नथिंग बट एसिटाइलिन गैस, दैट इज आल्सो लीनियर, CH ट्रिपल बॉन्ड C, बोथ दीज आर लीनियर। तो दोनों लीनियर होने के कारण आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट इज व्हेन एनालीन is reacted with oil of bitter almonds, the condensation takes place and benzyl derivatives are formed. What are these? Okay, आपको reagent का नाम पूछा गया है बेसिकली। सो रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड दिस वे, C डबल बॉन्ड O एंड H, बेंजल्डिहाइड को ट्रीट किया जा रहा है एनालीन के साथ, राइट, एनालीन के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। एनालीन इज दिस, ओके, सो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या एनसीईआरटी पे भी पढ़ते हैं, जब एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है और बेसिकली RNH2 के साथ, तो आपके पास स्किफ बेस जनरेट होगा, स्किफ बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और रिएक्शन बहुत सिंपल सा, आपको वाटर मॉलिक्यूल हटा देना है, सिंपली इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दीजिए, एडिशन एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज CH, and this double bond will get formed with this nitrogen and we have phenyl group this way. So these benzylic derivatives are formed, these benzyl derivatives are formed and this reaction is skiff base formation. So this is skiff base, जो आपके पास बनेगा इसको skiff base कहा जाता है, right? So option D is correct. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको KMnO4 दे रखा है और इस पे प्रोडक्ट आपको पूछे गए हैं डिफरेंट pH पे और डिफरेंट pH रेंजेस पे आपको प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अगर मैं KMnO4 कंसिडर कर लूँ, ठीक है, एसिडिक मीडिया में, अगर आप एसिडिक मीडिया की बात कर लीजिए, H पॉजिटिव की बात कर लो एसिडिक मीडिया की बात, दैट इज pH लेस देन 7 पे, वी नो दैट दिस KMnO4 विल गेट रिड्यूस टू Mn+2, ठीक है, ये Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडिया, न्यूट्रल मीडिया में जब pH 7 के बराबर आपको देखने को मिलेगा, और यू कैन से नियरली एल्कलाइन मीडिया जब आपको होगा, बहुत वीक बेसिक मीडिया आपका देखने को मिलेगा या नियरली न्यूट्रल मीडिया आपका देखने को मिलेगा, उस टाइम पे दिस KMnO4 विल गेट कन्वर्टेड टू Mn दिस वे, MnO2, राइट। एंड अगर यही KMnO4 बेसिक मीडिया में, स्ट्रांगली बेसिक मीडिया में डाल देंगे, स्ट्रांगली बेसिक मीडिया में डाल देंगे, दैट इज pH ग्रेटर देन 7, दिस potassium permanganate get converted into manganate, that is simply K2MnO4, राइट, इसी को हम लिख सकते हैं MnO4 -2। ओके, सो ऑप्शंस के हिसाब से इसको मैच कर लेंगे। जब pH 7 से लेस होगा एसिडिक मीडिया में Mn+2 बनेगा, ठीक है, उसके बाद 7 के बराबर जब होगा तब MnO2 बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये एसिडिक में बनेगा, ये न्यूट्रल में बनेगा और ये बेसिक में आपको देखने को मिलेगा। ओके, हाँ, द नेक्स्ट इज इन दोनों के बीच में दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास गिवन है, इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अच्छा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये NO2 लिगेंड प्रेजेंट है, पहले वाले में NO2 फॉर्म में और दूसरे वाले में ONO फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा सिंस दिस इज एम्बाइडेंटेट लिगेंड। सो एम्बाइडेंटेट लिगेंड के केस में आपको लीकेज आइसोमर देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें पूछा गया है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका कौन सा प्रॉपर्टी ये चीज़ डिफाइन नहीं करता है। बेसिकली आपको ये बताना है कि वाटर के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। सो ऑप्शन 1 ये है कि ये एक हाई लिक्विड रेंज रखता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, इट इज़ अ वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज इनकरेक्ट, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर इज हाई होता है एंड ड्यू टू दैट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इट कैन डिजॉल्व अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन इट। सो ऑप्शन 3 इज इट कैन डिजॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हाई होता है, लो नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट इज सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद, ओके, प्रीटी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे फंसने के चांसेस हो सकते हैं। सो बेसिकली जो सोडियम है आपका, ये मेटल है और मेटल्स का रिएक्टिविटी एसिड्स के साथ फास्ट देखने को मिलेगा। सो इन सब में से जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, इस 1 डिग्री वाला अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एसिडिक इन नेचर। नाउ बीइंग मोर एसिडिक इन नेचर इट रिएक्ट्स विद Na रैपिडली। सो यही वाला
रिएक्शन दिखाएगा Na के साथ फास्ट, ये फास्ट रिएक्शन Na के साथ दिखा देगा बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक करेक्टर और मोर एसिडिक करेक्टर। सो 1 डिग्री अल्कोहल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, NiCN4 आपके पास गिवन है and this Ni is present in +2 oxidation state. So Ni in +4 oxidation state will have 3D8 configuration, right? 3D8 configuration देखने को मिलेगा। मोर एवर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो पेयर कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगा अगले वाले एस के और पी के ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। क्योंकि अपने पास 4 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 4 पेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, राइट? एंड इफ हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 देन ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। सो ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि निकल जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, साथ में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं देन इट इज़ ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर यही Ni+2 में प्रेजेंट है बट साथ में वीक फील्ड लिगेंड लगे हैं, सो वीक फील्ड लिगेंड जैसे वाटर हो गया, और वीक फील्ड लिगेंड के केसेस में ये आपका टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगा। सो आप सिंपली इसको रिमेंबर इस तरीके से कर सकते हैं। सो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। मोर एवर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑल पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो इसका म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड 0, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर दी ऑर्गेनिक। ओके, एक रिएक्शन आपके पास गिवन है और आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, जो रिएक्शन आपके पास गिवन है, इस रिएक्शन में आपके पास एस्टर प्रोवाइडेड है, वी हैव दिस वे O एंड CH3। सो बेसिकली इन एस्टर्स का रिडक्शन किया जा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा के, LaH लगा के। बेसिकली आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दिया और इनका रिडक्शन किया जा रहा है। नाउ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर देगा, एस्टर्स का रिडक्शन करेगा और एस्टर्स का रिडक्शन करने के बाद इनको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस पोर्शन में हाइड्रोजन ऐड कर देने और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर देना है। सो सिंपली वी गेट CH2OH, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इस जगह पे 2 ऐड कर देने आपको और एक ऑक्सीजन पे ऐड कर देना आपके पास। सिंपली बन जाएगा CH2OH प्लस साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, सो विल गेट CH3OH। सो मिथेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। मिथेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन 1, राइट? ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर शेप। ओके, शेप पूछा गया आपसे और दिस इज़ प्रिटी सिंपल, अगर आपको 2 भी पता हो तो काम हो जाएगा। ऑब्वियसली CH2 है, लीनियर होगा दिस वे, CH2 इज़ लीनियर। BH2 काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल जो लीनियर में आपको देखने को मिल जाता है। देन OCS दिस वे, दिस इज़ आल्सो लीनियर। सो ऑल दीज आर लीनियर, सारे के सारे आपको लीनियर देखने को मिल जाएंगे, सारी लीनियर ज्योमेट्री। ओके, अगर नाइट्रो ग्रुप आपका बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल जाएगा आपको। सो अगर बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया, वी नो दैट दिस नाइट्रो ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। सो इट शोज -R एंड -I, बहुत खतरनाक -R -I लगाएगा, ये बेसिकली रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर देखने को मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, राइट? एंड टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि डीएक्टिवेट कर देगा और इसके बाद एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं हो पाएंगे। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रिएक्शन विद 50% NaOH सोल्यूशन टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। अगर आपको 50% NaOH दे रखा है और एल्कोहल और एसिड बन रहा है, सो दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन पूछ रखा है। कैनिजारो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट जो होगी वो ये होगी दैट अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो देयर शुड नॉट बी एनी अल्फा हाइड्रोजन फॉर अ कंपाउंड टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। सो अगर कैनिजारो करना है तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस गिवन में आपका ये जो बेंजल डिहाइड है, इस बेंजल डिहाइड में इसमें CHO कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सो ये वाला जो बेसिकली है, ये वाला आपका कैनिजारो देगा। ओके,
हाँ, सो ये वाला कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। एक सेकेंड, यस यस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक यहाँ पे दिस इज CH3 बेसिकली, में से थोड़ा आपके पास प्रोपाइन गिवन है, सो वी हैव दिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड दिस प्रोपाइन इज सब्जेक्टेड टू कुचिरोव रिएक्शन बेसिकली, राइट। HgSO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में, सो दिस इज नथिंग बट कुचिरोव रिएक्शन। सो अपने को वाटर का एडिशन करना है, मार्क के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन कर देना है, कुचिरोव रिएक्शन करवाया जा रहा है, बेसिक है जो आप 11th में भी पढ़ लेते हैं। सो दिस विल बी CH3C, यहाँ पे OH का एडिशन कर देंगे, OH विल गेट एडेड टू दिस पोर्शन एंड अ बॉन्ड गेट रिड्यूस एंड हाइड्रोजन टू दिस, सो वी गेट दिस वे। ये जो आपका इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा दैट इज प्रोप, वी हैव 1 इन, राइट, 1 इन एंड 2 ओल, प्रोप 1 इन 2 ओल देखने को मिलेगा, विच अंडरगो टाटोमराइजेशन आफ्टर दैट, एंड आफ्टर टाटोमराइजेशन वी गेट इट गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन, कीटोइनोल टाटोमराइजेशन देखने को मिलेगा और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको इंटरमीडिएट पूछा गया है ए, सो ए इंटरमीडिएट विल बी प्रोप 1 इन 2 ओल, ओके, एंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सो बेसिकली टॉटोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके पास गिवन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है, और कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट्स के बाद आपका 0.08 मोलर देखने को मिल रहा है। आपसे हाफ लाइफ और कंप्लीट लाइफ पूछ रहा है जीरो ऑर्डर का। ओके, सो वी नो दैट इन जीरो ऑर्डर, ओके, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द K value, K basically, this rate constant is equal to A naught minus AT upon T, simple sa equation. We'll first find K and then we can easily find half life and full life, right? So K will be equal to A naught, and the A naught concentration is 0.1, initially 0.1 minus AT, which is 0.08 upon T. T is 10 minutes, right? So 0.1 minus 0.08, we have 0.02 upon 10, so we get 0.002, ठीक है। ये आपके पास K का वैल्यू देखने को मिल जाएगा। अब आप सिंपली इसका हाफ लाइफ पता कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होगा दैट इज T हाफ इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 2K, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू A नॉट, सो A नॉट जो अपने पास गिवन है दैट इज 0.1 अपॉन 2 इंटू 0.002। सो इसको सॉल्व करने पे T हाफ विल बी इक्वल टू 0.1 upon 2 into 2 will be 4, multiply by this is 0.001, so this is basically 10 raised to minus 3, so ये आ जाएगा आपका -3, यहाँ से काट के ऊपर 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, so ये बेसिकली हो जाएगा 100 upon 4 विच इज़ नथिंग बट 25, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। 10 की पावर -3 को ऊपर लेके चले जाइए, 10 की पावर 3 बन जाएगा, और एक जीरो कम कर दीजिए और ये 100 के बराबर हो जाएगा। 100 अपॉन 4 इज़ 25 मिनट्स, सो हाफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा 25 मिनट्स। नाउ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के बाद अपने को फुल लाइफ कैलकुलेट करना है, एंड फुल लाइफ दैट इज़ T 100% for zero order reaction, only for zero order reaction, remember this, this is equal to twice of T50, and T50 is nothing but T half, so that is 2 into 25 will be 50, so 50 मिनट फुल लाइफ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं। हाउएवर अगर ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा होता तो 100% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर में आपको इनफाइनाइट टाइम लगता है, सो उसके लिए इस तरीके से फाइंड आउट नहीं हो पाता। सो हमने T हाफ फाइंड कर लिया, और उसके बाद T 100% फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया T हाफ से, सो और 25 एंड 50 मिनट्स, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। ओके, 0.01 मोलर HCN दे रखा है और 0.02 मोलर NaCN दे रखा है, और Ka वैल्यू भी दे रखा है। ओके, जब भी ऐसा सवाल मिलेगा, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और कहीं ना कहीं आपने चीज़ें पढ़ रखी होंगी, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपके पास HCN गिवन है, और HCN आपके पास एक वीक एसिड है, ठीक है, और इसका एक सॉल्ट गिवन है दैट इज NaCN, सो इसका सॉल्ट है। सो बेसिकली आपके पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट गिवन है, सो वीक एसिड और सॉल्ट को आपने देख लिया, दिस इज नथिंग, सो दिस इज नथिंग बट एसिडिक बफर, दिस इज एसिडिक बफर, राइट।
तो एसिडिक बफर आपके पास गिवन है। सो आपको सिंपली एसिडिक बफर का फॉर्मूला पुट करना है, और अगर आपने पीएच फाइंड आउट कर लिया तो पीएच से आप एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो दैट फॉर एसिडिक बफर पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन जो आपके पास है, ठीक है ना, और जिससे आप पीएच फाइंड आउट करते हैं। नाउ दिस पीएच, नाउ वी नो दैट दिस पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन, मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ इसलिए सॉल्व हो जाएगा। एंड पीके गिवन नहीं अपने पास, के गिवन है, सो अपने को पता है दैट पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 6.2 इंटू 10⁻⁻², सिंपली, ओके, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर है अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर गिवन है, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो अगले वाले राइट हैंड साइड से हम लॉग को कॉमन निकाल देंगे। सो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस लॉग में कॉमन निकाल देता हूँ। सो माइनस लॉग मैंने कॉमन निकाल दिया और अंदर बच गया 6.2 इंटू 10⁻²। अब क्योंकि माइनस लॉग कॉमन निकाला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो दिस विल बी माइनस, सिंस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -2 सिंपली, ठीक है। लॉग मैंने कॉमन निकाल दिया तो सिंपली 0.02 अपॉन 0.012 के बराबर बच जाएगा। सो यहाँ से मैं माइनस लॉग कैंसिल कर देता हूँ। सो मैंने माइनस लॉग और माइनस लॉग को कैंसिल कर दिया। सो आपके पास बच जाएगा एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 6.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², ओके। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। सो बेसिकली ये तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने लॉग कॉमन निकाल रखा है। तो अगर आपने लॉग कॉमन निकाला तो लॉग की प्रॉपर्टी आएगी। सो ये जो आपका यहाँ पे 2 बच रहा है, इस वाले इक्वेशन में जो आपका 2 बचेगा, सो ये 2 बेसिकली डिवाइड में चला जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 10⁻⁻10, राइट, दिस इज 10⁻⁻10, राइट। सो दिस इज 10⁻⁻10, सो अगेन 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली, ओके। सो ये आपका डिवाइड करने पे बन जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻10 मोलर। सो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बन जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻10 मोलर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कौन सा स्पीशी है जो डायामैग्नेटिक होगा। सो डायामैग्नेटिक स्पीशी वो वाला होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। सो इन सब स्पीशीज़ में से अगर मैं पहला वाला स्पीशी देख लूँ तो पहले वाले स्पीशी में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है। सो आयरन +2 में आपका हो जाएगा 3d6, राइट। और 3d6 होने के कारण सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g में फिल हो जाएंगे दिस वे। 1 2 3 4 एंड 5 6 सबके सब T2g में होंगे और Eg एम्प्टी होगा। सो बेसिकली ये आपका डायामैग्नेटिक देखने को मिल जाएगा। बाकी सब आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी सबके सब पैरामैग्नेटिक होंगे। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इनमें से कौन सा आयन है जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे जो वेनेडियम +3 में होंगे। सो वेनेडियम +3 में है, वेनेडियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे दैट इज 3d3 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दिस विल बी 3d2, ओके। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सो इन सब में से अगर मैं निकल को देखूँ Ni+2 को अगर मैं चेक कर लूँ, सो Ni+2 इज बेसिकली 3d8 और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद कुछ इस तरीके से 7 and 8 ये आपके पास फिलिंग देखने को मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि इसी निकल +2 में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सो 2 अनपेयर्ड इसमें भी थे और 2 अनपेयर्ड वेनेडियम में भी थे। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज ओके, आपके पास ये जो सोडियम बेंजोएट दे रखा है, सोडियम बेंजोएट को सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 atm प्रेशर पे और 400 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको रिएक्शन का नाम पूछा गया है, बेसिकली सिंपल सा रिएक्शन है एनसीईआरटी बेस्ड। कुल मिला के वी हैव दिस O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। सो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड जो फिनोल को एसिडिक मीडिया में ऐड करने बेसिक मीडिया में ऐड करने के बाद बनेगा, बेस के साथ ट्रीट करने पे बनेगा। तो इसको आपने ट्रीट कर रखा है CO2 के साथ। CO2 के साथ आप कार्बोक्सिलेशन करना चाह रहे हैं बेसिकली, विच इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं एंड इसके बाद इसको एक्वस एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। सो एक्वस HCl के साथ इसके बाद इसको ट्रीट करना है। सो इस पूरी रिएक्शन में आपका बेसिकली फॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है वो आपका होगा, एक नेम रिएक्शन है ये, दैट इज OH एंड यहाँ पे COOH सैलिसिलिक एसिड, राइट।
सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा आपको। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्ब्स रिएक्शन। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभार, इसको ध्यान में रखिएगा। जो सैलिसिलिक एसिड है वो कोल्ब्स रिएक्शन से बनेगा, और जो आपका आरटी रिएक्शन है, जो रेमेट-एमान रिएक्शन है, इससे आपका सैलिसिल डिहाइड बनेगा। इससे सैलिसिल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और जो आपका कोल्ब्स रिएक्शन है, इससे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिहाइड्रेशन का रेट पूछ रहा है। दिस इज बेसिकली बेंजीन, ये बेंजीन आपके पास है। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपसे पूछ रहा है। ओके, एंड वी नो दैट दिस डिहाइड्रेशन फॉलो कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म। सो dehydration rate is directly proportional to stability of carbocation. So this is directly proportional to stability of कार्बोकैटाइन। सो अपने को सब में कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। अच्छा, जो ऑप्शन 4 आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ऑप्शन 4 में OH को हटा के कार्बोकैटाइन जनरेट कर लें कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेते हो, सो आप ये देखेंगे कि इस वाले में क्रॉस कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, और अच्छा टर्म रहेगा, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये जो आपका कार्बोकैटाइन है स्टेबल हो जाएगा। मोर एवर ये एलाइलिक भी है, और एलाइलिक के साथ साथ में एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो आपका ऑप्शन 3 है, दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटाइन, से आपका एलाइलिक कार्बोकैटाइन है। सो एलाइलिक कार्बोकैटाइन भी काफ़ी स्टेबल होगा, और ये जो आपका है सिंपली 2 डिग्री है, कोई स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के अलावा देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे जनरेट होगा, ये काफ़ी अनस्टेबल होगा। पहला वाला अनस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, देन 3, 2, 1। सो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। Okay, the next is when acetylene is passed through red hot iron tube. Okay, we have this CH triple bond CH, and इसको पास किया जा रहा है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंजीन, जो पहला मेथड NCERT पे लिखा रहता है। सो बेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन विल टेक्स प्लेस एंड एरोमेटाइजेशन विल टेक्स प्लेस एंड बेंजीन इज फॉर्म्ड। सो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसके बाद कहता है कंपाउंड X बनेगा, बिल्कुल बेंजीन बनेगा। कहता है इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो X मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सो आपको बेसिकली इन रिएक्शंस में देखना है कि किन वालों में बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो बेंजीन का फॉर्मेशन सब में देखने को मिल जाएगा, बट मेजर किस में होगा। सो आप NCERT को अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आप ये देखोगे बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड्स में एक मेथड आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम फिनोल। फिनोल को जब आप जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, ये आपके पास फिनोल है, जब इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है, इट अंडरगोज रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद आपके पास बेंजीन बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा, पहले वाले में बेंजीन बनेगा, बाकी वालों में साइड प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। सो बाकी वाले इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एक गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का, ओके, एक डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में कंपैरिजन पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर का। सपोज कर लीजिए आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया और एक डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया। जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपको प्योर सोल्यूशन होगा। दिस इज़ बेसिकली प्योर सोल्यूशन। सॉल्यूट बहुत कम देखने को मिलेगा, इवन एब्सेंट होगा। और ये जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट के साथ साथ में, सॉल्वेंट के साथ साथ में आपको सॉल्यूट भी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा, अच्छी खासी मात्रा में सॉल्यूट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सॉल्यूट होने के कारण आपको ये पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पाई इज़ अ फंक्शन ऑफ मोल। दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने सॉल्यूट के मोल ज़्यादा, सिंस इट इज़ अ कोलैगेटिव प्रॉपर्टी, सो जितने सॉल्यूट के मोल ज़्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको हायर देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा होगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड का लेस होगा, विल बी लोअर देन द डाइल्यूट। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, इस क्वेश्चन में आपको IUPAC नेम पूछ रखा है। सो कुछ इस तरीके से, वी हैव CH3 CH double bond CH, then single bond CH, then we have a double bond again CH, then C triple bond C and CH3। ओके, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है, इजीली हो जाएगा। सो अपने को ये पता है कि डबल बॉन्ड को जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता है। सो डबल बॉन्ड गेट्स द प्रायोरिटी और ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ से नंबर करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, so we have octa,
ऑक्टा इसलिए क्योंकि आपका एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम ऑक्टा लगाएंगे। वर्ड रोड के एंड पे हम ए लगा देंगे और उसके बाद इन आपका प्रेजेंट है 2 पे और 4 पे, सो ऑक्टा 2 4 डाई इन, राइट, ई ओमिट कर दिया लास्ट वाला, एंड देन वी हैव 6 आइन, सो वी हैव 6 आइन, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। सो ऑक्टा 2 4 डाई इन एंड 6 आइन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि एक गैस है जो आइसोथर्मली एक्सपैंड किया जा रहा है एक ATM एक्सटर्नल प्रेशर लगा के फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm³ टू अ वॉल्यूम ऑफ 20 dm³। आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, सिंपल सा वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, राइट। सो W विल बी इक्वल टू minus P external is 1 ATM into del V, which is 20 dm³ minus 10 dm³. So this comes out to be minus 10 dm³ and ATM or ATM dm³, या इसको सिंपली क्योंकि एक DM आपका, ये ध्यान में रखिएगा, 1 लीटर आपका 1 dm³ के बराबर होगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³। सो बेसिकली आंसर आपका आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 10 ATM लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपसे जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जोल्स में दे रखे हैं, सो इसको आपको जोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 joules, राइट, 101.3 joules। सो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो W विल बी इक्वल टू माइनस 10 इंटू 101.3 विच कम्स आउट टू बी माइनस 1013 joules, राइट। सो माइनस 1013 joules आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि कौन सा वाला रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा। सो रेडिकल का स्टेबिलिटी आपको पता है दैट स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। सो रेडिकल्स का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस R प्लस H एंड प्लस I। ओके, अच्छा, इन सब ऑप्शंस में से आपके पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है दैट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, वी हैव दिस PHC, दिस PH एंड दिस PH इज नथिंग बट फिनाइल रिंग। एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस पर रेडिकल प्रेजेंट है। अच्छा, जो फिनाइल रिंग आपका प्रेजेंट है, ये फिनाइल रिंग प्लस R लगाएगा और प्लस R के कारण इस रेडिकल को स्टेबलाइज कर देगा, इसको बेसिकली डिस्पर्स कर देगा। सो 3 तरह से फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, सो 3 टाइम्स प्लस R देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग होगा ओवर द अदर ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक इक्विलिब्रिया दे रखा है क्लोज कंटेनर में, और आपको ये बोल रखा है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन कंटेनर का वॉल्यूम हाफ कर देते हैं तो कौन से वाले स्टेटमेंट सही होंगे। ओके, कौन से स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल जाएंगे। सो वी हैव दिस N2O4 इन इक्विलिब्रिया विद NO2 गैस, ये आपके पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है, और जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम हाफ किया जा रहा है। सो आप वॉल्यूम को बेसिकली हाफ कर रहे हैं। ओके, आपने वॉल्यूम को चेंज कर रखा है, सो बेसिकली हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आपके पास Kp और अल्फा में चेंज पूछ रखा है। सो Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपने वॉल्यूम को हाफ कर रखा है, वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो ध्यान में रखिएगा दिस Kp इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस Kp इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये कांस्टेंट है और एक गिवन रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सो Kp तो चेंज नहीं होगा, सो Kp डज नॉट चेंज, सो Kp डज नॉट चेंज, Kp चेंज नहीं होगा। लेकिन सिंस आपने वॉल्यूम चेंज कर रखा है, सो वॉल्यूम चेंज करने से जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आपका डी और डी है, जो अल्फा आपका होगा, ये चेंज हो जाएगा। सो अल्फा वेरी कर जाएगा, राइट। वॉल्यूम चेंज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो Kp है इट ओनली चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। सो आपका Kp चेंज नहीं करेगा, सो Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा, ऑप्शन डी, Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट इज 0.01 मोलर एमोनिया दे रखा है जो सिर्फ 5% आयोनाइज कर रहा है, तो इसका पीएच कितना होगा ये आपको पता करना है। ओके, गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली आपके पास एमोनिया गिवन है, सो वी हैव दिस NH3। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लूँ और इसको इसको बेसिकली वाटर के साथ ट्रीट कर लूँ, एसिड के साथ ट्रीट कर लूँ, सो इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इसका 1 मोल आपने ले रखा है, तो आप ये देखेंगे कि डिसोसिएशन के बाद आप इसका
OH नेगेटिव का भी 1 मोल आपको देखने को मिल रहा है। सो फॉर क्योंकि अल्फा गिवन नहीं था इस हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपके पास 5% आयोनाइजेशन ही हो रहा है, सो इसका मतलब ये होगा कि अगर 5% आयोनाइजेशन होगा सो 100% आयोनाइज करने पे 1 मोल एमोनिया से 1 मोल OH नेगेटिव बनता, बट सिर्फ 5% ही आयोनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सो 5% आयोनाइजेशन होने पे आपका 5% OH नेगेटिव बनेगा। सो 1 का 5% कितना होगा? सो मैं लिख लेता हूँ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 5/100 सिंपली, राइट। और 1 इंटू 5/100 वो भी सेम ही बात होगी। सो दिस विल बी 0.05। सो इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतने मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको OH नेगेटिव का देखने को मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपसे पीएच पूछ रखी है। सो जो पीएच आपसे पूछ रखी है इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सेकेंड। ओके, सो बेसिकली आपके पास जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आया वो तब वो 0.05 तब आया जब आपने इसका 1 मोल कंसिडर किया है। सो इसका एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सो अगर 1 मोल से इतना मिलेगा 5% आयोनाइज करने पे, तो 0.01 से आपको 0.01 मोलर एमोनिया से 0.01 मोलर एमोनिया से आपको कितना OH नेगेटिव देखने को मिलेगा? सो विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.05। ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 0.05, एक सेकेंड, 0.05। सो ये आपके पास देखने को मिल जाएगा 0.0005। ओके, 0.005 दिस। ओके, सही है बिल्कुल। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली इतना देखने को मिल जाएगा। सो ये आ गया OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पीएच फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट, अब जो आपको पीएच फाइंड आउट करना है, सो वी नो दैट पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, लेकिन अपने पास तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे पहले अपन POH फाइंड आउट कर लेंगे। सो POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ राइट। सो आप लॉग अप्लाई करेंगे इस पे दोनों पे, सो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस इंटू माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ काफ़ी सिंपल सा। सो लॉग ऑफ 5 आपको फाइंड आउट करना है। सो लॉग ऑफ 5 हो जाएगा आपके पास 0.69। सो दिस विल बी माइनस 0.69, जिस माइनस माइनस प्लस और लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, 3 नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी +3। सो 3 में से, इस 3 में से आप ये वाला वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। सो आपके पास बचेगा 2 राइट, दिस 2.3, ओके 2.3। सो 2.3 POH देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपने को pH फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH राइट, तो सॉल्व हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2.3। सो 14 में से अपन 2.3 को माइनस कर देंगे, सो 11.69। सो ये हो जाएगा 11.69। सो 11.69 करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, सो 11.8 के आसपास, 11.8। ओके, moving to the next one. The question says that which quantities are conserved during oxidation reduction reactions. ओके, जब आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हैं तो कौन सी वाली क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्व्ड रहेंगी? ओके, जब ऑक्सीडेशन किया जा रहा है या रिडक्शन किया जा रहा है, सो बेसिकली जब आप रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा वाला क्वांटिटी आपका कंजर्व्ड रहेगा, आपको ये पता। ओके, काफ़ी सिंपल सी बात है कि जब आप रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे सो बेसिकली आपका चार्ज भी कंजर्व्ड रहेगा, राइट। जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उतना ही राइट हैंड साइड पे जो चार्ज का चेंज होगा वो सेम होगा, और साथ साथ में मास भी आपका सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप मास लगा दीजिए, मास भी चेंज नहीं होगा। सो रिडॉक्स रिएक्शंस में आपका मास भी कंजर्व रहेगा और चार्ज भी कंजर्व रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट इज NiCO4, द कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो वी हैव दिस NiCO4, CO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है साथ में, और ये काफ़ी सिंपल सा कॉम्प्लेक्स भी है। जो NiCO4 आपका है निकल +2 में देखने को मिलेगा। सो जो निकल आपका होगा, निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखी है क्योंकि CO आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड। सो न्यूट्रल लिगेंड होने के कारण कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होगा निकल का, वो 0 हो जाएगा। सो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और निकल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो सब के सब पेयर अप हो जाएंगे। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए कुछ इस तरीके से आपके D में सब के सब पेयर हो जाएंगे। सो बेसिकली 3D 8 4s2 था, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके D में आके पेयर हो गए। सो वी गेट 3D
3D10, सो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दिस वे, दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3D10 एंड 0, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रखा है कि आपको रेडियस निकालना है थर्ड बोहर ऑर्बिट का और फर्स्ट ऑर्बिट का दे रखा है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वी नो दैट दिस आर नॉट, जो या जिस भी शेल का आप निकालना चाह रहे हैं, दैट इज आर nth शेल, एंड थर्ड शेल का आपको फाइंड आउट करना है, विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्र अपॉन जेड। एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो एंगस्ट्रॉम में लेके चलेंगे। सो R3 विल बी इक्वल टू आर नॉट। सो आर नॉट हम बेसिकली हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से पता कर लेते हैं, वो जो आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास 0.529 वैल्यू गिवन है, ना भी गिवन हो तो हम तब भी इतना पुट कर लेते हैं, और अगर कुछ और दे रखा हो तो उसी हिसाब से चलते। मल्टीप्लाई बाय एन स्क्र, थर्ड शेल है, सो 3 का स्क्र अपॉन हाइड्रोजन का Z1 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्र इज 9 एंड 9 इंटू 0.5 विल बी 4.7 अप्रॉक्सीमेटली, सो 4.7 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बोन हेबर साइकिल। बोन हेबर साइकिल दे रखा है और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कोई पूछ रखा है। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो बोन हेबर साइकिल है ये किस तरह के आयनिक सॉलिड्स के लिए गिवन है। सो आप अगर अच्छे से इसको एग्जामिन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कोई मेटल गिवन था जो सॉलिड में प्रेजेंट था, और इस मेटल पे आपने सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपने प्रोवाइड किया और इसको कन्वर्ट कर दिया आपने गैशियस फॉर्म में, ठीक है। सो ये गैशियस फॉर्म में देखने को मिल गया आपका सॉलिड से, और इसके बाद इस गैशियस फॉर्म में आपने आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया, और आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयनिक फॉर्म में, दैट इज M प्लस गैशियस में, ठीक है। सो यहाँ से तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे रखी है सिर्फ, सो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास कैटाइनिक पोर्शन है वह कैटाइनिक पोर्शन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। सो अपने पास जो मेटल प्रेजेंट होगा दैट इज सिंपली M, सो ओनली M प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जो X प्रेजेंट होगा वो कितने टाइम हो सकता है अपने को देखना पड़ेगा। सो आपके पास कुछ X2 गिवन है, जो आपको गैशियस फॉर्म में देखने को मिलेगा ऑलरेडी, और इस पे कुछ तरह का एनर्जी दिया जा रहा है जिसकी वजह से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक X गैस में, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो X2 था उससे आपको 50% निकालना है। सिर्फ 50%, आपको आधा मोल लग रहा है आपका सिर्फ, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने दे रखा है इस वाले ऑप्शन में ना। एक सेकेंड, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई एम सॉरी, दिस इज बेसिकली आप X2 तोड़ रहे हैं, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट, दिस इज BDE, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसके बाद ये X नेगेटिव में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप दे रहे हैं इसको। सो आप इस पूरे वाले को एग्जामिन करेंगे अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही X नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज सिंपली X नेगेटिव। सो आपके पास जो आयनिक सॉलिड रहा होगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए, वो कुछ रहा होगा आपका MX टाइप का, सो M पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, और मोर एवर ये सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सॉलिड बन रहा है, लैटिस एंथैल्पी रिलीज होने के बाद ये आपका सॉलिड में देखने को मिल जाएगा, लैटिस एंथैल्पी रिलीज होने के बाद। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास क्लोरोबेंजीन गिवन है और क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फिनोल का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल डाउस प्रोसेस होगा। कहता है ये यील्ड आपका पोर देखने को मिलेगा। ओके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है और इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस पे, सो NaOH के साथ ट्रीट करने पे कुछ इस तरीके से वी हैव दिस सोडियम फिनॉक्साइड, डाउस प्रोसेस बेसिकली, सो डाउस प्रोसेस करवाया जा रहा है विच गोज वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। सो देर इज बेंजाइन मैकेनिज्म इन दिस, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके, एंड इसके बाद इसको एक्वस HCl के साथ ट्रीट करने पे आपका फिनोल बन जाता है, ठीक है। ये बात तो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको ये पूछ रखा है कि क्यों आपका यील्ड जो है वो पुअर मिलता है, यहाँ पे यील्ड बहुत कम होगा, यहाँ पे यील्ड आपको कम देखने को मिल जाएगा, इसका यील्ड आपको कम मिलेगा, ठीक है, यील्ड लो। इसका कारण ये होता है कि बेसिकली आपका जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन फिनोल मॉलिक्यूल पे अटैक करके आपका कुछ साइड प्रोडक्ट इस तरीके से जनरेट कर देता है। सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स बेसिकली, सो डाइफिनाइल ईथर
ईथर आपका साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिल जाता है, या इवन आप दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स को आपस में ट्रीट कर लीजिए, कंडेंसेशन कर लीजिए, डाइफिनाइल ईथर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये बाई प्रोडक्ट होगा। सो इस बाई प्रोडक्ट के होने के कारण, या इस बाई प्रोडक्ट के बनने की वजह से आपका जो डाउस प्रोसेस का यील्ड होगा जहाँ पे फिनोल बनाया जाता है वो कम देखने को मिल जाएगा। सो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू।